हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेस पे द इंडियन एक्सप्रेस की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं उनको कवर करते हैं। तो आज है 24 अक्टूबर और आज की हमारी जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी वो हैं सारंडा जंगल अभयारण्य को जो सारंडा जंगल है उसको अभयारण्य का दर्जा दिया गया। और दूसरी जो न्यूज़ है भ्रष्टाचार और जो गुटबाजी है उसमें सीसीपी जो सफाई अभियान चल रहा है, क्या वह सिर्फ एक सफाई अभियान है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। जो तीसरी न्यूज़ है चीन की जो उपभोक्ता की समस्या है उसको लेकर जो है वो रहने वाली है। तो आज की हमारी जो पहली न्यूज़ है सारंडा के जो जंगल हैं उनको अभयारण्य का दर्जा, यह जो है क्यों मायने रखता है। जो सारंडा का जंगल है वो क्यों मायने रखता है, जो ये मामला है सुप्रीम कोर्ट में क्यों गया है। जो सारंडा जंगल है जो कि झारखंड का जो पश्चिम सिंह भूमि है, जो सिंह भूमि का जिला है उसमें मौजूद है। यह एशिया का सबसे बड़ा सागौन सल कि जो सागौन के पेड़ होते हैं उसका क्षेत्र है, जहाँ पर लंबे समय से जैव विविधता का संरक्षण और जो खनन के हित हैं उनके बीच में संघर्ष जो है वो चल रहा है। यह क्षेत्र न केवल जो दुर्लभ वन्य जीव हैं उनका घर है, बल्कि वहाँ पर जो है आदिवासी जो समुदाय हैं उनकी आजीविका का यह आधार भी है। हाल ही में ही सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उन्होंने इस मुद्दे को एक नई गति दी है, जहाँ पर 314 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है उसको वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्णय लिया गया है। जो सारंडा का जंगल है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो जो सारंडा जंगल है इसका जो एरिया है वो लगभग 800 वर्ग किलोमीटर है, जो कि ओडिशा और झारखंड की सीमा पर फैला हुआ है। यह जो है जो बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है, जहाँ पर सागौन के घने जंगल के अलावा वहाँ पर हाथी हुए, तेंदुए, सांभर या फिर जो चीतल हैं जैसे वन्यजीव पाए जाते हैं। जो पर्यावरणविद हैं उनके अनुसार अगर देखें तो जो ये एरिया है जलवायु के परिवर्तन के खिलाफ प्राकृतिक ढाल का काम करता है, कि यह मिट्टी का संरक्षण जो है वो करता है और स्थानीय जो पारिस्थितिकी है उसको संतुलित भी रखता है। जो खनन का खतरा है, कि इसके अंदर जो खनन का खतरा है अगर उसे देखें तो जो सारंडा है वहाँ में जो देश के 26% लौह अयस्क के भंडार हैं, लेकिन अवैध खनन से यहाँ के जो जंगल हैं वो तबाह किए गए हैं। 2010 और अगर 12 की बात करें तो इसके बीच में नक्सल प्रभावित जो एरिया होने के कारण खनन माफिया सक्रिय थे, जिनके द्वारा वनों का 20 से 30% जो हिस्सा है वो नष्ट जो है वो किया गया। इसे जो है अभयारण्य का दर्जा खनन पर प्रतिबंध लगाएगा, जो कि 1 किलोमीटर के अंदर जो बफर जोन है उसके सहित, जिसमें कि जो वनों का संरक्षण है उसको सुनिश्चित किया जाएगा। आदिवासी अधिकार, तो आदिवासियों को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। जो हो और संथाल आदिवासी समुदाय हैं जहां पर उनकी कई जो पीढ़ियां हैं, कि वे लंबे समय तक जो है उनकी कई पीढ़ियां यहां पर रहती आई हैं। जो वन अधिकार अधिनियम है 2006 का, अगर उसके तहत उनके जो सामुदायिक और व्यक्तित्व अधिकार हैं वो सुरक्षित हैं, लेकिन जो अभयारण्य दर्जा है इन अधिकारों का उल्लंघन बिल्कुल नहीं करता, बल्कि अवैध जो कब्जा है उसको रोकता है। जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो आदिवासी हैं उनका जीवन जो है इस प्रक्रिया से प्रभावित नहीं होगा। जो राष्ट्रीय सुरक्षा और पर्यावरण महत्व है कि जो नक्सलवाद है उसका गढ़ जो है यह एरिया रहा है, इस कारण जो ये क्षेत्र है अभयारण्य दर्जा विकास को संतुलित बनाएगा, जहां पर जल का संरक्षण किया जाएगा, बाढ़ नियंत्रण किया जाएगा और जो कार्बन सिंक है उसके रूप में राष्ट्रीय हित के रूप में जो है वो काम किया जाएगा।
जो ये दर्जा है वन्यजीव संरक्षण जो अधिनियम है 1972 का, उसके तहत जो है वो किया जाएगा। तो 1972 का जो कानून है वो क्या करता है, जो वनों की कानूनी सुरक्षा है उसको प्रदान करता है। बिना इसके जो है खनन नहीं कर सकती कोई भी कंपनी, या फिर विस्तार जो है वो कर सकती है, यानी कि बिना इसके खनन कंपनियां विस्तार जो है वो कर सकती हैं, जो कि जो स्थानीय पारिस्थितिकी है उसको नष्ट कर देगा। जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर जो ये मामला है ये क्यों पहुंचा है, और अगर पहुंचा है तो इसकी समय रेखा और विकास का जो मामला है वो क्या रहा है। जो ये विवाद है ऐसा नहीं है कि सिर्फ यह 2025 में ही चल रहा है, बल्कि यह 2022 से चला आ रहा है, जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है यानी कि जो NGT है उसने सारंडा को इको सेंसिटिव जो जोन है वह घोषित करने का आदेश दिया था। तब से जो है यह चला आ रहा है। जो झारखंड की सरकार है उसने देरी की, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसको हस्तक्षेप करना पड़ा। तो जुलाई 2022 में जो NGT है उसके आदेश के बारे में जाने तो सारंडा को अभयारण्य घोषित करने का जो विचार है उसी समय पर किया गया था, और नवंबर 2024 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा झारखंड जो सरकार है उसको सकारात्मक प्रतिक्रिया देने का निर्देश भी दिया गया था। और अप्रैल 2025 की बात करें तो कोर्ट ने देरी पर उन्हें फटकार भी लगाई थी। जो 57,519 हेक्टेयर का क्षेत्र है इसके लिए प्रस्तावित किया गया है। जो सितंबर 2025 है, कोर्ट ने मुख्य सचिव को 7 अक्टूबर तक अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया है, और अगर ऐसा नहीं होता तो जो अवमानना है उसकी कार्रवाई भी जो है वो की जा सकती है। और 8 अक्टूबर 2025 को जो कोर्ट है उसके द्वारा 31,468 हेक्टेयर यानी कि लगभग 314 वर्ग किलोमीटर को अभयारण्य घोषित करने की मंजूरी दे दी है। जो सेल को राष्ट्रीय हित है यानी कि जो चंद्रयान या फिर रक्षा परियोजना है उसके लिए जो ये खनन है जारी रखने की छूट भी दी गई है। 14 अक्टूबर 2025 यानी कि जो झारखंड है वहाँ पर कैबिनेट ने 314 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है इसको अभयारण्य घोषित करने का निर्णय लिया है। तो 17 अक्टूबर 2025 यानी कि सरकार ने कोर्ट में इसके लिए जो है हलफनामा दाखिल कर दिया, और 250 वर्ग किलोमीटर का जो प्रस्ताव है एरिया के लिए रखा गया। जो आदिवासी गांव हैं उनको छोड़ने की मांग, यानी कि जो अगली सुनवाई होगी इस पर वो 27 अक्टूबर को की जाएगी। तो कोर्ट ने जो है यह स्पष्ट कर दिया है कि जो ये अभयारण्य घोषणा है आदिवासी अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगी, क्योंकि FRA के तहत ग्राम सभाओं के अधिकार सुरक्षित रखे जाएंगे। लेकिन जो सरकार है उन्होंने 60 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है उसको छोड़ने की अपील भी की है, जहां 99 गांव हैं, और कोर्ट ने जो है खनन को सीमित रखने के लिए भी कहा है, लेकिन बफर जोन में प्रतिबंध भी लगाया है। तो जो विवाद है उससे भविष्य में जो है संतुलन की क्या क्या चुनौतियां सामने आ सकती हैं। तो इनके समर्थन में भी पक्ष हैं और विपक्ष में भी। तो समर्थन के पक्ष को जानते हैं। जो पर्यावरणविद हैं जैसे कि सरयू रॉय हैं और RK सिंह हैं, उन्होंने लंबे समय से अभयारण्य की जो मांग है वो की है। यह नक्सल प्रभाव को कम करेगा और वहाँ की जो जैव विविधता है उसको भी बचाएगा। और अगर विरोध में देखें तो जो आदिवासी संगठन हैं यानी कि जो आर्थिक ब्लैकआउट की धमकी दे रहे हैं, क्योंकि वे डरते हैं कि अभयारण्य से जो खनन है बंद होने से उनके जो रोजगार हैं कहीं वे प्रभावित ना हो जाएं। तो जो सेल हैं उन्होंने भी इस पर आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट की जो है इसके अंदर क्या भूमिका है, तो कोर्ट ने जो है इनके बीच में संतुलन बनाया है और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी है, लेकिन जो राष्ट्रीय हित हैं उनको छूट भी प्रदान की है।
27 अक्टूबर की जो सुनवाई होगी इस पर अंतिम निर्णय जो है उसके अंदर ही शायद सुनाया जाएगा। तो यह मामला जो है पर्यावरण बनाम विकास का क्लासिक उदाहरण है। जो अभ्यारण्य दर्जा है न केवल सारंडा को बचाएगा बल्कि जो अन्य संवेदनशील इलाके हैं जैसे कि हसदेव जो अरण्य हैं उनके लिए भी एक मिसाल बनेगा। लेकिन जो सफलता है तभी संभव है जब आदिवासी अधिकारों का सम्मान किया जाए, उनके अधिकारों का हनन ना हो और सुप्रीम कोर्ट की जो निगरानी है उससे ये प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहेगी। तो इस न्यूज़ से रिलेटेड हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है मेंस का, पहले प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जो राष्ट्रीय उद्यान है उनकी सीमाओं को विधान द्वारा परिभाषित किया जाता है। दूसरा, जो जैव मंडल है उसके आरक्षित कुछ विशिष्ट वनस्पति और जो जीव की प्रजातियां हैं उनके लिए संरक्षण के लिए इसको घोषित किया जाता है। तीसरा है कि वन्यजीव अभ्यारण्य में जो सीमित जैविक हस्तक्षेप हैं उनकी अनुमति होती है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन जो है वो सही हैं? तो हमारा आंसर होगा जो पहला और तीसरा कथन है वो सही है, क्योंकि जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है 1972 के तहत अभ्यारण्य में सीमित मानवीय जो गतिविधियां हैं जैसे कि चराई हुई यानी कि पशुओं को जो चराना है उसकी अनुमति दी जाती है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। जो जैव मंडल है आरक्षित पूरा जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसके लिए होता है, न कि विशिष्ट प्रजातियों के लिए या फिर सारंडा जैसे जो एरिया हैं उनमें अभ्यारण्य घोषणा इसी अधिनियम के तहत जो है वो की जा रही है। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में मौजूद है? 1. नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, 2. पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है सत्यमंगल बाघ आरक्षित एरिया, चौथा है वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। तो हमारे ऑप्शन हैं ए है कि 1, 2 और 3, बी है 2, 3 और 4, डी है 1, 3 और 4 और जो डी है वो है 1, 2 और 4। तो हमारा इसमें आंसर होने वाला है सी 1, 3 और 4। जो ये एरिया है यानी कि जो कावेरी बेसन है उसके अंदर है, वहाँ पर वनों का संरक्षण और जो खनन है पर्यावरणीय संघर्ष वहाँ पर प्रमुख हैं। जो सारंडा है उसमें भी इसी तरह से बेसिन आधारित जो संरक्षण है उसकी आवश्यकता है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कानून के संदर्भ में वन्य जीवों का जो संरक्षण है उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आलोच्य वन्यजीव आवास की जो परिभाषा है वन अधिकार अधिनियम 2006 में शामिल है। दूसरा है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आलोच्य वन्यजीव आवास की जो परिभाषा है उसको शामिल किया गया है। तो हमारे ऑप्शन है ए, तो ए है कि केवल एक सही है, दूसरा है केवल 2 सही है, सी है दोनों ही जो हैं वो सही हैं यानी कि 1 और 2 दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा ए केवल 1। तो जो FRA 2006 है उसमें आलोच्य जो वन्यजीव आवास हैं यानी कि जो आदिवासियों के अधिकार हैं उनको प्रभावित किए बिना संरक्षण सुरक्षित जो है वो करता है। और सारंडा में जो अभ्यारण्य घोषणा है उसके दौरान FRA का जो पालन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगस्त जो मलाह जैवमंडल है आरक्षित में से निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए, नेपर, पेपारा और शेरदुर्नी वन्यजीव अभ्यारण्य तथा कलाकंड मुत्थनथुराई बाघ आरक्षित, बी है नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान, सी है नोकेरेक राष्ट्रीय उद्यान, डी है रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान। तो हमारा आंसर होगा ए
नेपर, पेपारा और सैरूनी वन्यजीव अभ्यारण्य तथा कलाकंड मुत्थनथुराई बाघ आरक्षित। जो ये जैवमंडल है, यानी कि अगर इसकी व्याख्या देखें तो जैवमंडल आरक्षित वन संरक्षण का एक बहुत ही विस्तृत रूप है, जो कि सारंडा को भी इसी तरह से जैव विविधता का हॉटस्पॉट के रूप में संरक्षित किया जा रहा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है कि पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में मौजूद है। दूसरा, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ 1952 में गठित किया गया था। तो हमारा जो ऑप्शन है केवल एक, बी है केवल दो, सी है दोनों और डी है कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा सी, दोनों। जो वन्यजीव अभ्यारण्य है यह राज्य सरकार द्वारा घोषित होते हैं। सारंडा में भी राज्य सरकार की जो भूमिका है वो प्रमुख रहने वाली है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी की दृष्टि से जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है इनके बीच में अच्छा जो लिंक है वो कौन सा है। ए, सत्यमंगल जो बाघ आरक्षित है। बी है नल्ला माला वन। सी है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। डी है सेचालम जैवमंडल आरक्षित। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए, सत्यमंगल बाघ आरक्षित, क्योंकि जो घाट हैं उनके बीच में वन जो है लिंक जैव विविधता का जो संरक्षण है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। सारंडा भी जो है हाथी कॉरिडोर के रूप में ऐसा ही एक लिंक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता का जो संरक्षण है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो रणनीति है पारंपरिक मानवीय जीवन के साथ में वो कौन सी है। ए, जैवमंडल आरक्षित। बी है राष्ट्रीय उद्यान। सी है रेमसेर संधि के तहत घोषित आर्द्र भूमि। डी है वन्यजीव अभ्यारण्य। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए, जैवमंडल आरक्षित, क्योंकि जैवमंडल जो आरक्षित हैं आदिवासी समुदायों को शामिल करते हैं और सारंडा में FRA के तहत आदिवासियों के जो अधिकार हैं वो भी सुरक्षित हैं। तो हमारे आज के जो ये न्यूज़ है इससे रिलेटेड जो मेंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं कि बड़े विकास के लिए जो परियोजनाओं की योजना बनाते समय मानवीय बस्तियों का पुनर्वास जो है एक इम्पोर्टेंट जो पर्यावरणीय प्रभाव है, जो कि हमेशा ही विवाद को जो है अपनी ओर आकर्षित करता है। इस प्रभाव को कम करने के लिए सुझाए जो हैं गए उपायों पर चर्चा कीजिए। जो दूसरा क्वेश्चन है कि तटीय जो रेत खनन है चाहे वैध हो या फिर अवैध हो हमारे पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा है, खतरों में से एक है। तो इसकी जो है वो व्याख्या करनी है। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो भ्रष्टाचार, गुटबाजी, CCP के जो अधिकारी हैं उनके सफाई के पीछे का जो रहस्य है उसके बारे में रहने वाली है। तो जो ये न्यूज़ है वो चर्चा में क्यों बनी हुई है। जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है यानी कि जो CCP है उसमें हाल ही के जो वर्ष हैं उनके अधिकारियों के खिलाफ व्यापक सफाई अभियान चल रहा है, इसलिए जो ये न्यूज़ है वो चर्चा में बनी हुई है, जिसे कि आधिकारिक रूप से भ्रष्टाचार विरोधी अभियान कहा जा रहा है। जो ये अभियान है 2012 से चला आ रहा है, जब शी जिनपिंग जो है पहली बार सत्ता में आए थे, और अब तक 40 लाख से अधिक जो पार्टी सदस्य हैं उनकी जांच की जा चुकी है। लेकिन जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि इसके पीछे केवल भ्रष्टाचार ही जो है वो नहीं है, बल्कि यह एक गुटबाजी है, यानी कि जो फैक्शनलिज्म है या फिर सत्ता को मजबूत करने की राजनीति की यह एक प्रमुख भूमिका निभा रही है। 2025 में यह सफाई जो है और भी अधिक तेज हो गई है, खासकर जो सैन्य क्षेत्र हैं उनके अंदर, जहां पर रॉकेट फोर्स या फिर अन्य पदों पर भ्रष्टाचार के नाम पर दर्जनों जर्नलों को हटाया गया है। तो जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में देखते हैं
कि जो सैन्य आधुनिकीकरण है उसमें बाधासी शी जिनपिंग जो जिनपिंग है उनका मुख्य लक्ष्य चीनी सेना यानी कि जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है उसको आधुनिक बनाना है, लेकिन भ्रष्टाचार ने इसे गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया है। जो अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट है उनके अनुसार रॉकेट फोर्स के जो मिसाइल सिस्टम है उसमें व्यापक घोटाले सामने आए हैं, जैसे कि जो मिसाइल है उनमें ईंधन के बजाय पानी का भरा जाना और जो साइलों हैं उनके ढक्कन ठीक से न खुलना। इससे जो ताइवान या फिर दक्षिण चीन सागर जो है जैसे संघर्षों में PLA की क्षमता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो इसके अगर कुछ एग्जाम्पल्स को देखें तो जून के अंदर यानी कि जून 2025 में जो सीनियर एडमिरल मियाओ हुआ है यानी कि जो CMC का पॉलिटिकल वर्क डिपार्टमेंट प्रमुख है, उनको गंभीर अनुशासन उल्लंघन के लिए हटाया गया। यह 1960 के दशक के बाद CMC का सबसे उच्च पद है जो कि सफाई का शिकार हो गया है। और अक्टूबर 2025 में 9 जो वरिष्ठ सैन्य अधिकारी हैं जिनमें CMC वाइस चेयरमैन वेई डोंग शामिल हैं, उनको पार्टी से निष्कासित किया गया है। इन पर राजनीतिक जो अनुशासन है उसका उल्लंघन और भारी रकम के कर्तव्य संबंधित जो अपराध हैं उनका आरोप लगाया गया है। जो पूर्व डिफेंस मिनिस्टर हैं ली सांगफू और जो वेई फेंगसे हैं जैसे सी के करीबी सहयोगी हैं, उनमें भ्रष्टाचार के कारण इनको गिरफ्तार जो है वो किया गया है। जो ये अभियान है भ्रष्टाचार को कम करने के साथ साथ जो सैन्य खरीद है या फिर प्रचारण में फैले जो नेटवर्क हैं उनको तोड़ने का एक प्रयास है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह जो है सैन्य की तत्काल लड़ाकू जो क्षमता है इससे प्रभावित हो रही है, क्योंकि जो अनुभवी अधिकारी हैं वो हटाए जा रहे हैं। तो जो गुटबाजी है यानी कि सत्ता संघर्ष और वफादारी की जो परीक्षा है उसमें भ्रष्टाचार के नाम पर सफाई जो है अक्सर गुटबाजी का हथियार बन जाती है। जो CCP का एरिया है या फिर व्यक्तिगत जो नेटवर्क हैं जैसे कि फूजियान क्लिंक है जहां सी ने जो है काम किया है, उसके आधार पर गुट बनते हैं। जो सी इन गुट हैं उनको तोड़कर अपनी सत्ता को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन यह उनके जो अपने सहयोगियों हैं उनके जो सहयोगी हैं उनको भी निशाना बना रहे हैं। और जो फ्रैक्शनल स्ट्रगल के जो संकेत मिल रहे हैं कि है जो वैंग डो या फिर जो मियाओ हुआ है जैसे कि सी के करीबी हैं, फूजियान से जुड़े हुए हैं, उनको हटाना दर्शाता है कि सफाई जो है अब आंतरिक सफाई बन गई है। जो विशेषज्ञ हैं उनका यह मानना है कि जो जहांग योकी शाह हैं यानी कि CM के दूसरे वॉइस जो चेयरमैन हैं जैसे प्रतिनिधि गुटों के दबाव का एक परिणाम है। और 2025 के जो चौथे प्लेनम हैं यानी कि जो CPC की महत्वपूर्ण बैठक हुई है उससे ठीक पहले यह सफाई जो है और भी तेज कर दी गई, जो कि सत्ता का जो हस्तांतरण या फिर आर्थिक नीतियों पर चर्चा करेगी। इससे लगता है कि जो सी हैं किसी चुनौती को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जो पूर्व विदेश मंत्री हैं किंग गोंग और अन्य नागरिक अधिकारियों का गायब होना भी गुटबाजी की ओर ही इशारा जो है वो कर रहा है। जो विशेषज्ञ हैं जैसे कि एशिया सोसाइटी पॉलिसी या फिर इंस्टीट्यूट के जो नील थॉमस हैं वे कहते हैं कि यह जो सेल्फ रिवॉल्यूशन है उसका एक हिस्सा है, जहां सी जो भ्रष्ट हैं या फिर गैर वफादार अधिकारियों को हटाकर पार्टी को लंबे काल तक यानी कि अनंत काल तक शासन करने लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके जो आंतरिक जो अस्थिरता है वो बढ़ रही है। जो राजनीतिक और जो आर्थिक पृष्ठभूमि की सत्ता है उसकी अगर मजबूती की बात करें तो 2012 से सी ने 70 से अधिक जो जर्नल हैं उनको हटाया है, जो कि भ्रष्टाचार के साथ साथ ताइवान जैसी जो योजनाएं हैं उनके लिए सेना की
तैयारी पर सवाल उठाने वाले जो निशाने हैं, जो निशाना है उनको बनाता है। यह स्टालिन शैली की सफाई जैसा है, जहां पर भ्रष्टाचार का जो बहाना है और राजनीतिक शुद्धिकरण के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। आर्थिक दबाव जो है, यानी कि चीन की जो अर्थव्यवस्था है उसमें मंदी जो रियल एस्टेट का संकट है, यानी कि जो बेरोजगारी है, और जो वैश्विक तनाव है, यानी कि अमेरिका के साथ जो व्यापार युद्ध चल रहा है, यानी कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके द्वारा जो भारी टैरिफ लगाए जा रहे हैं। तो इन्हीं के बीच में जो सी हैं उनको मजबूत नेतृत्व दिखाना पड़ रहा है, जो कि सफाई से वह जनता में विश्वास को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके क्या प्रभाव रहे हैं कि सफाई से जो सैन्य की क्षमता है, यानी कि जो सेना की क्षमता है वो कमज़ोर हो रही है, जो कि अमेरिकी खुफिया के अनुसार निकट भविष्य में एक बड़े सैन्य कदम जैसे कि ताइवान आक्रमण की संभावना घटा रही है। तो इस पूरी न्यूज़ से क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो ये नेताओं को हटाया जा रहा है, क्या ये सफाई है या फिर संकट है? तो यह सफाई भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास लग रही है, लेकिन इसके पीछे जो इनकी गुटबाजी है और जो सी की सत्ता केंद्रित राजनीति प्रमुख है। 2025 में इसका जो विस्तार है, खासकर जो सैन्य है उसमें यह दर्शाता है कि जो सीसीपी है उसमें आंतरिक संघर्ष तेज हो रहा है। यदि यह जारी रहा तो चीन की जो वैश्विक महत्वाकांक्षाएं हैं वो प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन सी की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उससे पार्टी की एकजुटता मजबूत होने का जो दावा है वो भी किया जा रहा है। तो इस न्यूज़ से रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन पहला वैश्विक स्तर पर बाध्यकारी भ्रष्टाचार जो निरोधक दस्तावेज है। दूसरा, यह एक सम्मेलन राष्ट्र पार संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का एक हिस्सा है। तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी, न तो एक और न ही दो। तो हमारा आंसर होगा केवल एक, यानी कि जो भ्रष्टाचार है यह एक वैश्विक संदर्भ है जो कि सीसीपी का जो अभियान है उससे जुड़ता है। चीनी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी स्थापना कब हुई थी? ए, 1919 में, बी, 1921 में, सी, 1925 में, डी, 1930 में। तो हमारा आंसर जो होगा इसका वो होगा बी, 1921 के अंदर। जो तीसरा क्वेश्चन है कि माओ जेडोंग के नेतृत्व में सांस्कृतिक क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए है आर्थिक सुधार, बी है पार्टी में गुटबाजी को समाप्त करना, सी है सैन्य विस्तार, डी है विदेश नीति। तो हमारा आंसर होगा बी, पार्टी में गुटबाजी को समाप्त करना। जो हमारा इस न्यूज़ से रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन है उसे देखते हैं। जो चीनी कम्युनिस्ट क्रांति है इसने एशिया में साम्यवाद का जो प्रसार है उसको गति प्रदान की है, लेकिन आंतरिक गुटबाजी ने इसके प्रभाव को सीमित किया है। चर्चा कीजिए। जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो भी चाइना के अंदर जो कौन सी लिमिटेशन है, यानी कि जो प्रॉब्लम है, एंड वाई देयर इज नो इजी फिक्स, यानी कि जो चीन की अर्थव्यवस्था है वो लंबे समय से जो निवेश या फिर निर्यात है उस पर निर्भर कर रही है, लेकिन 2025 का जो मॉडल है एक गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। जो उनके घरेलू उपयोग हैं, यानी कि जो जीडीपी है उसका केवल 39% जो हिस्सा है, जबकि अमेरिका में यह 68% और भारत में यह 70% जो है वो है।
और जो इसका संतुलन है यानी कि जो असंतुलन ने केवल चीन की जो आर्थिक वृद्धि है उसको धीमा कर रहा है, बल्कि वैश्विक व्यापार के जो तनाव हैं उनको भी यह बढ़ा रहा है। जो विश्व बैंक है अगर उसके अनुसार देखें तो 2025 में चीन की जो वृद्धि है 4.5% रहने की संभावना है, जिसमें कि निर्यात का योगदान 7.3% रहेगा। लेकिन घरेलू मांग जो है वो कमज़ोर ही बनी हुई है। और यह समस्या जो है वो क्या है? जो चीन है इसकी उपभोग की समस्या जो है एक संरचनात्मक यानी कि एक स्ट्रक्चरल जो है जो कि दशकों पुरानी जो नीतियां हैं उनसे उपज कर आई है। मुख्य कारण है कि कम घरेलू आय और उच्च बचत दर, यानी कि जो चीनी परिवार हैं अपनी आय का 35% तक जो है वो बचाते हैं, जो कि विकसित अर्थव्यवस्था से कहीं अधिक है। इसके कारण क्या है कि जो कमज़ोर सामाजिक सुरक्षा का जाल है, यानी कि जो पेंशन है औसतन $1 है प्रतिदिन है, जो स्वास्थ्य और शिक्षा है उस पर खर्च परिवारों पर बोझ डालता है। और 2025 में जो बचत जमा है वो 17.94 यानी कि 17.94 ट्रिलियन RMB तक पहुंच गया है, जो कि 2024 से अगर देखें तो 56% जो है वो अधिक है। जो रियल एस्टेट है इसका जो संकट है उसका क्या असर देखने को मिल रहा है? जो संपत्ति बाजार है उसमें 2020 से जो है गिरावट ने $10 ट्रिलियन की संपत्ति को नष्ट कर दिया है। और जो परिवार हैं उन्होंने संपत्ति को जो बचत है उसका साधन माना था, लेकिन अब जो है वे डर के मारे जो है खर्च करने से भी कतरा रहे हैं, क्योंकि जो उपभोक्ता विश्वास सूचांक है उसमें 86 पर जो है अटका हुआ है, जो कि 2021 है उससे 200 से भी बहुत नीचे है। और जो जनसांख्यिकी दबाव है कि जनसंख्या घट रही है और बूढ़ी जो है वो हो रही है। जो मीडियन आयु है 39.6 वर्ष है और जो युवा बेरोजगारी है वो 20% से अधिक है, जबकि जो सेवाएं हैं उनमें नौकरियां कम हो रही हैं। इससे जो उपभोग है उसका आधार जो है वो सिकुड़ रहा है। जो ओवर कैपेसिटी है या फिर जो डिफ्लेक्शन है, यानी कि जो कारखाने हैं वो ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं लेकिन जो मांग है वो कम हो रही है, यानी कि जो PPI है वो 2.8% पर है, जो कि डिफ्लेशन को बढ़ावा दे रहा है। जो निर्यात है वो बढ़ा है यानी कि 7.3%, लेकिन जो घरेलू खुदरा बिक्री है केवल 4% ही जो है वो बढ़ी है। तो यह समस्या जो है क्या विश्व के स्तर पर है? तो जो चीन है उसका अधिकांश जो निर्यात है यानी कि जो ट्रेड का सरप्लस है अमेरिका और जो यूरोप है उसको सस्ते सामान बेच रहा है, लेकिन जो ट्रंप के नए टैरिफ हैं यानी कि जो 20% तक के, उनसे यह रुक सकता है। इसका जो आसान समाधान है क्यों नहीं है? तो चीन का जो उपभोग है बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि 2 ट्रिलियन RMB के जो कूपन हैं या फिर ट्रेड इन की जो स्कीम्स हैं, जो कि पुराने सामान को बदलने पर सब्सिडी दी जाती है, या फिर ब्याज दरें कम करना। लेकिन यह जो है अल्पकालीन है और जड़ समस्या को नहीं छूते। जो राजनीतिक या फिर अगर वैचारिक बाधाएं देखें तो कम्युनिस्ट जो पार्टी है उसका निवेश या फिर जो निर्यात है उसको प्राथमिकता दे रही है, क्योंकि ये सरकारी नियंत्रण में है और उपभोग बढ़ाने के लिए आय का जो पुनर्वितरण या फिर जो मजदूर अधिकार हैं उनमें सुधार चाहिए, जो कि समाजवादी जो सिद्धांत हैं जो साम्यवादी जो सिद्धांत हैं उनके खिलाफ जो हैं वो लगते हैं। जो शी जिनपिंग हैं उन्होंने ओवर वेलफेयर को आलोचना की है, जो कि सामाजिक जो सुरक्षा है उसमें एक बाधा है। और जो संरचनात्मक बदलाव हैं उनकी अगर जटिलता को देखें तो उपभोग बढ़ाने के लिए निवेश को कम करना पड़ेगा, जो कि 43% GDP है, लेकिन यह
27 से 28% जो विनिर्माण है उसके हिस्से को प्रभावित करेगा, जिससे बेरोजगारी जो है और बढ़ जाएगी। और जो हुक सिस्टम है उसमें सुधार से 300 मिलियन जो प्रवासी मजदूर हैं उनको शहरी सेवाएं मिलेंगी। लेकिन जो स्थानीय सरकारें हैं इसका विरोध करती हैं। भूमि सुधार या फिर जो पेंशन दोहराना लंबा जो है वो टाइम लेने वाला है और जापान को 1980 के जो दशक है उसमें ले जाएगा। जो ऋण या फिर डिप्लेक्शन का जाल है, यानी कि ऋण जीडीपी का 286% है और स्थानीय जो छिपा हुआ ऋण है उस सहित 50% अतिरिक्त है। तो जो उत्तेजना से ऋण जो है वो बढ़ जाएगा, लेकिन जो डिप्लेशन है उसमें ऋण का बोझ जो है वो बढ़ता है और स्थानीय सरकारें उपभोग कर नहीं जो है वो बढ़ा पाती, क्योंकि राजस्व जो केंद्र सरकार है उसको जाता है। और जो वैश्विक दबाव है कि निर्यात पर जो निर्भरता है अब असंभव है। जो ट्रंप का टैरिफ है उससे 5% का जो निर्यात है उसमें गिरावट हो सकती है, लेकिन जो घरेलू मांग है वो बिना संरचनात्मक सुधार के नहीं बढ़ेगी। तो जो विशेषज्ञ हैं अगर उनके अनुसार देखें तो उपभोग को 50 से 55% की जो जीडीपी है वहां तक ले जाना दशक जो है वो लग जाएंगे और इसमें 1 से 3 ट्रिलियन जो आरएमबी है उसका प्रत्यक्ष जो हस्तांतरण है वो चाहिए, जो कि ऋण को और अधिक बढ़ाएगा। तो इसको लेकर क्या क्या समस्या हैं, समस्या के कारण क्या हैं या फिर उसके समाधान क्या हैं, क्या चुनौतियां हैं। तो जो उच्च बचत की दर है उसमें सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना, जैसे कि जो पेंशन या फिर स्वास्थ्य सब्सिडी है, यह इसके समाधान है। और जो राजनीतिक विरोध हैं, यानी कि चुनौतियां क्या क्या हैं कि राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ रहा है। तत्काल लागत जो है 10 ट्रिलियन आरएमबी हो गई है। दूसरा जो रियल एस्टेट का संकट है कि जो संपत्ति है उसकी डिलीवरी सुनिश्चित करना या फिर जो मूल्य हैं उनका स्थितीकरण करना, इसका एक संभावित समाधान है। और अगर चुनौतियों की बात करें तो जो स्थानीय ऋण है 50 से 60 ट्रिलियन आरएमबी बाजार सुधार धीमा है। जो जनसांख्यिकी दबाव है इसके अगर समाधान की बात करें तो हुकों का जो उदारीकरण है या फिर युवा जो रोजगार योजनाएं हैं उनको लागू करना है। और जो प्रवासी एकीकरण से शहरी बोझ या फिर जो बेरोजगारी है वो बढ़ जाएगी, यह एक चुनौती है। तो जो ओवर कैपेसिटी है, यानी कि ओवर कैपेसिटी की समस्या के क्या कारण हैं। एक तो और जो है जैसे इसके समाधान देखें तो उत्पादन को कम करने से इसका समाधान किया जा सकता है या फिर सेवाओं में निवेश करने से। और नौकरी की हानि होगी, यह एक जो है गंभीर चुनौती है और निर्यात पर जो है वो निर्भरता भी बढ़ेगी। जो 15वीं पंचवर्षीय योजना है जो कि 2026 से 2030 में उपयोग को प्राथमिकता दी गई, लेकिन जो नई गुणवत्ता के उत्पादक शक्ति हैं उन पर जोर निर्यात को बढ़ाने का प्रयास लग रहा है। यदि उपभोग नहीं बढ़ा तो जो वृद्धि की दर है 3% तक गिर सकती है, जो कि 12 मिलियन वार्षिक जो स्नातक हैं उनके लिए नौकरियां नहीं देगी। तो इस पूरी न्यूज़ से हमें क्या निष्कर्ष मिलता है कि चीन की जो उपभोग समस्या का विकास मॉडल है उसको कमज़ोर कर रही है। जो निवेश है उसने वृद्धि जो है इसको दी है, लेकिन जो परिवार हैं उनको मजबूत नहीं किया और आसान समाधान जो है वो नहीं है, क्योंकि यह राजनीतिक, आर्थिक और जो सामाजिक सुधार हैं उनकी मांग करता है, जो कि सीसीपी के नियंत्रण को चुनौती देते हैं। लेकिन यदि अनदेखा किया गया तो जो डिप्लेशन है, ऋण संकट या फिर वैश्विक अलगाव बढ़ेगा। जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसके लिए अच्छी खबर है, यानी कि चीन का जो आंतरिक बाजार है वो मजबूत इससे हो रहा है, जो कि निर्यात दबाव कम करेगा। लेकिन बिना साहरिक कदम के यह जो जापानी जाल है इसमें
फंस सकता है और 2025 तक एक निर्णायक वर्ष जो है वो साबित हो सकता है। अगर उपभोग को प्राथमिकता देकर चीन न केवल खुद को बचा सकता है बल्कि वैश्विक जो स्थिरता है उसमें भी मजबूत कर सकता है। तो इस न्यूज़ से रिलेटेड हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। तो निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1 ऑस्ट्रेलिया, 2 कनाडा, तीसरा चीन, चौथा भारत, पांचवा जापान, छठा है अमेरिका। तो उपरोक्त में से कौन से एशियन के फ्री ट्रेड पार्टनर्स हैं? ए है 1, 2 और 6, बी है 3, 4 और 5, सी है 2, 3 और 6, डी है 1, 3 और 5। तो हमारा आंसर है डी, 1, 3 और 5। जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मेंस को लेकर रहे हैं। अगर आप सभी के सामने जो है इस तरह की कोई न्यूज़ आती है तो उसको जो है हमें एक न्यूज़ की तरह नहीं पढ़ना है बल्कि उसके क्या इफ़ेक्ट, जैसे ये चीन ही है तो चीन के अंदर इसके क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना है बल्कि जो चीन के अंदर ये जितने भी बदलाव हो रहे हैं उसका भारत पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा या फिर भारत को जो है क्या क्या करना पड़ सकता है, इस संदर्भ से करेंगे। तो चलिए देखते हैं मेंस के क्वेश्चंस को कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि जो CPEC है उसको चीन के बड़े वन बेल्ट वन रोड पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। CPEC का संक्षिप्त विवरण दीजिए और भारत ने इससे दूरी क्यों बनाई है। दूसरा है भारत की सीमा चीन और जो पाकिस्तान है इससे लंबी और विवादास्पद रही है। सीमा पर संघर्ष के जो मुद्दे हैं या फिर सुरक्षा की जो चुनौतियां हैं उनकी जांच कीजिए। साथ ही बॉर्डर का जो एरिया डेवलपमेंट का प्रोग्राम है या फिर बॉर्डर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट की योजना है उसके तहत हो रहे हैं विकास, हो रहा जो विकास है उसका उल्लेख कीजिए। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।